और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, स्टूडेंट्स के प्यारे खान सर अस्पताल से अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो भर्ती थे। प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन राहत की खबर ये कि अब खान सर को डिस्चार्ज दे दिया गया है, वो बेहतर हैं और इसके बाद उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। एडमिट कार्ड को लेकर वायरल सूचना पर बीपीएससी ने खंडन किया है। 13 दिसंबर को ही 17वीं पीटी परीक्षा होगी। आयोग ने वायरल सूचना को फर्जी बताया है। जारी एडमिट कार्ड को अमान्य घोषित करने की सूचना गलत है। परीक्षा का प्रवेश पत्र फिर जारी करने की सूचना भी फर्जी है। आयोग ने साफ कहा कि अभ्यर्थी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे। फर्जी आवश्यक सूचना आयोग ने प्रकाशित नहीं की। ऐसी सूचना प्रकाशित और प्रसारित करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। आयोग ऐसे लोगों की पहचान कर आजीवन परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाएगा। और पटना से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया है। बर्ड हिट के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी 80 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। दिल्ली से शिलांग जा रहे विमान में बर्ड हिट के बाद कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसे ठीक कर लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता हो ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है। किरेन रिजिजू ने सही कहा, नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया कि इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता। ये बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने आगे लिखा कि सनातनी सहिष्णु हैं, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहां मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का बांग्लादेश दौरा, जिसमें ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से मुलाकात उनकी तरफ से होने वाली है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार से भी उनकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बातचीत की जाएगी, ये माना जा रहा है। दोनों ही देशों के मुद्दे पर भी इस दौरान मुलाकात में बातचीत हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के डीएनए में हिंदू विरोधी है, इसलिए राहुल गांधी इस घटना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस घटना को लेकर हिंदुओं में बौखलाहट है। क्या भारत में भी कांग्रेस ने पहले चेतावनी दे दी कि बांग्लादेश की घटना घटेगी? तो हिंदुओं में अब तो दो ही रास्ते हैं, करो या मरो। यहां भी ये जो मुसलमान हैं ये शुरू कर दिए हैं ये घटना, तो इसीलिए हिंदुओं में बौखलाहट है। राहुल गांधी के डीएनए में हिंदू विरोधी है, इसीलिए वो आज तक बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुली। और अब बात बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसमें आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर से बदहाली देखने को मिली है। जिस अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलता, उस अस्पताल में एम्बुलेंस पर अस्पताल का सामान देखिए कैसे ढोया जा रहा है। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आने के बाद हालांकि खलबली मच गई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस देने में आनाकानी की गई और इसे लेकर कई बहाने बनाए गए। तो देखिए, वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस से सामान ढोया जा रहा था और ये स्थिति तब है जब लोग एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं मिलने की स्थिति में कंधे पर और गोद में मरीज को लेकर वार्ड तक पहुंचते हैं। शिकायत के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमने बात किया सदर अस्पताल के
ACO आशुतोष चौबे कोई करके हैं, तो बताएं कि अभी व्यवस्था नहीं है। इसके 4 दिन पहले भी हम लोग बोले थे, तभी यही बात बताया गया था कि गाड़ी सर्विसिंग में गई है। आज भी बात वही बोला जा रहा है। ये सरासर गलत है और कार्रवाई करने योग्य है। हमको लगता है कि ऐसे लफंगों के हाथ में ये ठेकेदारी दे दी गई है सदर अस्पताल के एम्बुलेंस संचालित करने के लिए, तो इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और नए सिरे से किसी को करना चाहिए जो सुचारू रूप से जब हम इसकी बात को जानकारी सदर अस्पताल के अधीक्षक महोदय को जब हमने दिया, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ गलत होता है, गलत हो रहा है। हम इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया कि हम इसको देखते हैं अपने स्तर से। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां MBBS में एडमिशन के नाम पर छात्र और छात्राओं से ठगी करने वाले एक शातिर को पकड़ा गया। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने जिला पुलिस की मदद से इस शातिर निशांत सिंह को देर रात गोबर सही से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि यूपी के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए रांची के एक युवक से निशांत ने 18 लाख रुपए ऐंठे थे। एडमिशन में आनाकानी करने की भी बात सामने आई, जिसके बाद रांची में एक केस दर्ज कराया गया था। शातिर निशांत साल 2018 से ही मुजफ्फरपुर में एक कंपनी खोल रखा है, जिसके संपर्क में रांची का छात्र आया था और फिर ठगी का शिकार हो गया। धोखाधड़ी का केस था। कोई किसी को मेडिकल एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया था, उसी का केस था। उसी में कितने लाख का सब कुछ ऐसे और तो कुछ डिप्ली बताया नहीं है। कहाँ से पकड़ा गया? इसको गोबर सही से पकड़ा गया, उसको घर से तो भागने की क्रम में पकड़ा गया। उसके घर के घेराबंदी करके छापामारी किया, भागने की कोशिश किया, लेकिन टीम काफी सतर्क थी और उसको पकड़ ली। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किसान आंदोलन और BPSC के मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान से किसी को लेना देना नहीं है, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, जात पात और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जनता की चिंता किसी को नहीं। उन्होंने साथ ही BPSC मामले को लेकर भी कहा कि BPSC के बीच साठगांठ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो 80,000 छात्र फॉर्म भरने से बच गए हैं, उनका क्या होगा? बिहार में नीतीश राज खत्म हो गया है, सिर्फ अफसरशाही है, माफियाओं का राज चल रहा है। भैया किसान उसान से कोई मतलब है? किसी को कोई लेना देना है? हाँ? अरे जहाँ मंदिर हो गया, भगवान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, जात पात हो गया, सब हो गया। देश का जनता मरे हरे, किसान से क्या लेना देना? जितना कोचिंग और BPSC का साठगांठ है, ये दो सबका साठगांठ होता है। सब पैसे कमाने के इनकम इम्पोर्टेंट है कि 80,000 स्टूडेंट साइबर के चलते जो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ और डेट नहीं बढ़ रहा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अफसर राज है यहाँ नीतीश राज नहीं है, यहाँ अफसर राज है। नीतीश राज गया, अब अफसर कब्जा कर लिया और कुछ माफिया गुंडे और अफसर के साठगांठ से बिहार चल रहा है। बिहार का कोई मतलब ही अब नहीं है। किशनगंज में महिला CEO के खिलाफ विवादित बयान देने वाले आरजेडी के विधायक सऊद आलम ने सफाई देने की कोशिश की है। बिगड़े बोल पर फंसे विधायक ने से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि देश की सभी महिलाएं उनके लिए मां और बहन के समान हैं और सबको अपने अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आजादी है। लेकिन उन्होंने एक जनप्रतिनिधि पर जो आरोप लगाया था वो गलत है। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसा बयान दिया है? उससे पहले मैंने कभी किसी महिला पर कोई टिप्पणी की है, कभी कोई एतराज किया है? नहीं किया। मीडिया आप लोगों ने मुझसे सवाल किया, उस पर मैंने कहा दुपट्टा उठती भी नहीं है उस दिन, जबकि वहाँ कोई मामला नहीं। वो गाड़ी में बैठी हुई थी, गाड़ी में ही बैठी हुई है, जबकि गाड़ी से उतरी भी नहीं। और उन्होंने झूठा आरोप लगा करके, जब एक महिला है CEO है, वो हमारे जनप्रतिनिधियों पर इस तरह का आरोप लगाएंगे और मुल्क का क्या है? और देखिए, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है। नवनिर्वाचित विधायक ने आज शपथ ली। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने शपथ ली। हेमंत सोरेन ने हिंदी में शपथ ली। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी शपथ ली। इसके साथ दीपक बिरुवा ने भी शपथ ली है।
वहीं कल्याण मंत्री चमरा, जो SC ST OBC कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने भी शपथ ली। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने संथाली भाषा में शपथ लिया और दीपिका पांडे सिंह ने अंगिका भाषा में शपथ ली। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शपथ लिया और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की तरफ से भी खोरठा भाषा में शपथ ली गई। शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ली। राजमहल से MT राजा ने उर्दू में शपथ ली। पूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार। मैं स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राइजिंग राजस्थान का आगाज हो चुका है। PM मोदी जयपुर के JECC में मौजूद हैं और उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी देखी और कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग भी देखी। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये किया भी। वहीं CM भजन लाल शर्मा ने PM को वीरता के प्रतीक चंदन की लकड़ी से बनी हुई तलवार भेंट की। आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है। साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। और आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपकी दूसरी लिस्ट 20 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आपने इन उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी किया है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की सीट जो है वो बदल दी गई है। पटपड़गंज से अवध ओझा अब चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे आपकी तरफ से, क्योंकि आपके लिए अब अवध ओझा का चुनाव पटपड़गंज में किया गया है। पटपड़गंज से अवध ओझा आपके प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुस्तफाबाद से अगर बात किया जाए तो यहां से आदिल अहमद खान को आपने टिकट दिया है। और एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट कब उड़ेगी, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अभी इंतजार खत्म हो गया है।
तो जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन हुआ, यहां फ्लाइट लैंडिंग भी करी और टेक ऑफ भी यहां से कराया गया, तो इंतजार लोगों का खत्म हुआ। और शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार बार एक ही तरह की अर्जी क्यों दाखिल हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में पहले से ही कोर्ट में याचिका लंबित है। वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक आईडी बम मिला जिसे डिफ्यूज किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने इस आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया। आतंकियों ने हाईवे के किनारे इसे प्लांट किया हुआ था। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया है। तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठी पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। चौकस बीएसएफ जवानों ने तुरंत घुसपैठियों को चुनौती दी, लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने उसे ढेर कर दिया। और इजरायल से खबर है, जहां इजरायल ने सीरिया की राजधानी समेत 2 शहरों पर हवाई हमला किया। बताया गया कि दमिश्क के साथ ही इजरायल ने हथियारों के डिपो पर हमला किया है। और यह माना जा रहा है कि विद्रोहियों के हाथ में हथियार आने की आशंका को देखते हुए इजरायल ने यह हमला किया है। सीरिया में विद्रोही गुट के दमिश्क पहुंचते ही वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया, जिसके बाद दमिश्क में लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूट लिया। पिछले 1 हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। और इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। असद के देश छोड़ने के बाद से सीरिया के पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। सीरिया में जारी उठापटक के बीच बड़ी खबर आ रही है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंचे। बशर अल असद परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे हैं, जहां रूस ने बशर अल असद के परिवार को शरण दी है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां सोनापुर गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने से 21 परिवार के घर जो है वो जल गए हैं। करीब 20 लाख की संपत्ति नकद के तौर पर बताई जा रही है जो जल गई है, और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी, किन वजहों से लगी, कारण स्पष्ट नहीं है। अलाव के कारण आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासन की तरफ से हालांकि कोई मदद नहीं मिली, लेकिन स्थानीय लोगों ने मदद की और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि देर रात सोनापुर गांव में भीषण आग लग गई, जिस कारण 21 परिवार के घर जलकर खाक हो गए और करीब 20 लाख की नगद संपत्ति, अनाज और काफी कुछ नुकसान इस आगलगी की घटना में हुआ है। 2 गौड़ू गंभीर गौड़ू मर गया है जल करके, और घर जला है, सोन जला है, चावल गेहूं, बहुत सारे संपत्ति बर्बाद हो गया। हमरा जो है 2 लाख से। खबर बेगूसराय से, जहां के सिंघौल थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और बेगूसराय जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान बेगूसराय के हथियार कारीगर चानो शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सिंघौल थाना क्षेत्र में अपने गेट और ग्रिल की दुकान में अवैध हथियार बनाकर बेचने का काम कर रहा था। आरोपी पर आर्म्स एक्ट सहित कई कांड के मामले पहले से ही दर्ज हैं। खबर दानापुर से है, जहां पुलिस ने जमीन माफिया पारस राय की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और हत्या के दौरान पहनी जैकेट भी बरामद की गई है। तो 28 नवंबर की शाम बाइक सवार 5 अपराधियों ने पारस राय के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक पारस राय का पिछले 8 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 शूटर है। जैसा कि आपको पता है कि जो सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही थी उसमें कुल 5 शूटर थे।
तो उसमें से हमने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसमें हमने घटना के समय जो शूटर्स ने जो जैकेट पहनी हुई थी उन दोनों को हमने बरामद किया है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन भी हमने बरामद किए। और चूँकि ये केस में SIT इसको लीड कर रही है हमारे जिला स्तर से, तो इसमें अभी अनुसंधान चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगी और वो हम आपको बताएंगे। खबर पटना सिटी से है, जहां अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला। आरोपियों ने एक युवक की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो घटना के बाद FSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर अब इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के बड़े भाई के मुताबिक मृतक की किसी से कहीं कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने मामले के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस CCTV की मदद से अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सिवान में नगर परिषद अध्यक्ष सिम्पी गुप्ता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और इसको लेकर थाने में आवेदन दिया है। सिम्पी गुप्ता ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहे जीवन यादव पर धमकाने और पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने घर पर भी हमले का आरोप लगाया। तो सिम्पी गुप्ता ने जीवन यादव और उनके 2 भाइयों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने जबरन उनके सारे लेटर पैड पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। हालांकि सिम्पी गुप्ता के इन आरोपों पर जीवन यादव ने सफाई भी दी और सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सुरक्षा के लिए अपने हमको डर है कि हमारे जान का खतरा है, इसलिए हम सुरक्षा मांगने आए हैं यहाँ पर। किससे जान का खतरा है? नाम बता। जो जीवन यादव जी है वही उनसे है हम। अच्छा, क्या हुआ है ऐसा? कुछ लोगों ने आकर हम लोग के घर पर हमला किया है। हमला किया? हाँ। आप पर? नहीं, मेरे घर पर आकर। खबर बाढ़ से है, जहां के मोकामा थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अब नामजद आरोपियों के घर की कुर्की का आदेश कोर्ट से लेगी। जानकारी के मुताबिक व्यापारी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी 3 की संख्या में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में बहनोई और भगिना मुख्य आरोपी हैं और मृतक की बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। हत्या के विरोध में दुकानदारों ने बाजार को बंद रखा। जमीन विवाद में